नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र तोमर स्वागत करता हूं आपका शार्प लर्निंग एप्लीकेशन एंड सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो 30 डेज स्ट्रेटजी प्लान जो हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत आज हमारा डे 3 है और 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का। और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं बड़े जोश और जुनून के साथ। तो तैयार हैं आप सभी लोग? बताइए भाई। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो 1:30 बजे का बेसब्री से जो है वो इंतज़ार करते होंगे। और इस सेशन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए चलिए बढ़ाते हैं भाई चीज़ों को आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 72वीं बीपीएससी है उसके लिए हम लोगों के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन बैच, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की जो तैयारी है वो करवाई जाएगी। 11 अगस्त से लॉन्चिंग है। इसमें एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ मिनिमम छात्रों के लिए ये जो फीस है वो रखी गई है। जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा उसके बाद ये फीस जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस बैच को आप जो है परचेस कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो आपकी उपलब्ध हुई है किस में? तो यहाँ से प्रश्न आपका जो प्रश्न है वो उठाया गया है महाजनपद काल से। जब हम बात करते हैं महाजनपदों की तो महाजनपद कितने रहे हैं? तो महाजनपद रहे हैं आपके 16। महाजनपद कितने रहे हैं आपके? 16। 16 महाजनपदों की जब हम बात करते हैं तो इन 16 महाजनपदों के अंतर्गत जो है आपके एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, है ना। चलिए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। 16 महाजनपद हैं जिनका वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। एक जो महाजनपद है इसका नाम है भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो है 16 महाजनपदों का वर्णन इसमें भी किया गया है। लेकिन थोड़ी सी नामों में असमानता जो मिलती है। वर्तमान समय में हम जिन 16 महाजनपदों को हम जानते हैं उनका वर्णन जो है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन थे, तो आप कहेंगे वेद व्यास। वेद व्यास। अच्छा, रामायण किसने लिखी है? तो आप कहेंगे वाल्मीकि ने। यहां पर जो अंगुत्तर निकाय है, यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न उठा सकता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। सर ऑप्शन भी इंग्लिश में डाला कीजिए प्लीज। ओके, कल से डल जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमारी जो क्लास नेक्स्ट क्लास डे 4 वाली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। और मंडे से हम जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी इंग्लिश में रखवा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में रहता ही रहता है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, प्रद्योत कहाँ का राजा था? ये प्रद्योत नाम लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम था इसका चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ का राजा था? ये राजा था अवंती का। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था चंड प्रद्योत, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो चंड प्रद्योत है ये अवंती का राजा था और अवंती का जो शासक है इससे एक व्यक्ति ने जो है वो मित्रता की थी जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार आपको पता होना चाहिए कि हर्यक वंश का सबसे पहला राजा था। मगध पर शासन करने वाला पहला राजा था बिंबिसार। और इससे बिंबिसार ने मित्रता का हाथ बढ़ाया था किसके साथ? अवंती के साथ। अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। बिंबिसार का एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार को जब ये पता चला था कि चंड प्रद्योत को एक रोग हो गया है पीलिया,
तो इसके रोग को ठीक करने के लिए इसने अपना राजवैद्य जो है चंड प्रद्योत जो है राजवैद्य जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत के यहाँ पर। तो इसका मतलब बिंबिसार और चंड प्रद्योत की आपस में मित्रता थी, ये ध्यान रखना है। अवंती की जब हम बात करते हैं तो अवंती एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें इसकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी थी इसकी उज्जैनी और दूसरी राजधानी थी इसकी माहिष्मति, है ना। तो एक राजधानी माहिष्मति और दूसरी राजधानी इसकी उज्जैनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रद्योत कहाँ का राजा, तो अवंती का राजा था। अवंती की राजधानी मैंने आपको बताई दी। मगध की राजधानी कहाँ पर, राजगृह। राजगृह के बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही। कुछ समय के लिए इसकी राजधानी वैशाली भी रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कौशल, जो कौशल क्षेत्र है यहाँ की राजधानी कहाँ पे थी, तो श्रावस्ती। काशी की राजधानी कहाँ पे थी, तो काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। कहाँ पर, काशी, राजधानी कहाँ पे थी, वाराणसी। तो जितने भी आपके महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ जो हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। और जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दो दम लगाकर, क्योंकि लगातार मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए भाई। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसको शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो हैं, और इसमें देखो साथ में लिखा हुआ है कौन सी बीपीएससी परीक्षा में जो है ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। साथ में हमने ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन कर दिया है, ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो बिंबिसार के चिकित्सक की अभी अभी मैंने बात की है, जस्ट अभी अभी, कि मगध का जो शासक था बिंबिसार, उसके चिकित्सक का नाम था क्या, तो जीवक। मैंने आपको एक कहानी भी कल सुनाई थी कि जो जीवक था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जीवक जो है आम्रपाली का पुत्र था। ऐसी कहानियां जो है वो मिलती हैं। और एक बहुत बड़ा वैद्य है ये महात्मा बुद्ध का भी पर्सनल डॉक्टर है, एक तरीके से चिकित्सक है, वैद्य है, और बिंबिसार का भी है। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसके समय में भी है जीवक। तो ऐसी स्थिति में यानी जीवक जो है वो बिंबिसार का भी चिकित्सक माना जाएगा। अजातशत्रु का जो अजातशत्रु कह रहा हूँ मैं, हाँ, तो बिंबिसार है, महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, उन सब का जो है वो चिकित्सक ये माना जाएगा। तो मगध का शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो अभी हमने देखा कौन, जीवक। कौन था, जीवक। अच्छा, शीलभद्र की जब हम बात करते हैं तो शीलभद्र जो है ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए एक विद्वान हैं, शीलभद्र। इनका भी नाम आप ध्यान रखना। शीलभद्र का संबंध किससे है, ये बौद्ध धर्म से संबंध है। चौथे प्रश्न पे आ जाएं भाई। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो बात हो रही है नंद वंश की, इस नंद वंश का जो संस्थापक था, नंद वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक, उसका नाम था महापद्म नंद। क्या नाम था, महापद्म नंद। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था, उस अंतिम शासक का नाम था घनानंद। घनानंद है, ठीक है, अंतिम शासक घनानंद। संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, इस घनानंद की हत्या कर दी थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर कर एक नए वंश की नींव रखी थी। उस वंश का नाम था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का ऐसा पहला शासक है जिसने भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बृहद साम्राज्य का निर्माण जो है वो इसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्योंकि इससे पहले कोई भी राजा ऐसा नहीं रहा जिसने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया हो। क्षेत्रीय राजा थे इससे पहले, छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हुआ करते थे, लेकिन पूरे भारत को जीतेगा। प्लिनी और प्लूटार्क जैसे विद्वान लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। इसका मतलब यानी हम वहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पूरा भारत है, जो समस्त भारत है, उस समस्त भारत को जीतने का कार्य जो है वो किया है किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नंद वंश के पश्चात कौन, मौर्य वंश आया है। फाउंडर कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। पुष्यमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति है, पुष्यमित्र शुंग। ये पुष्यमित्र शुंग जो है, ये पुष्यमित्र शुंग जो है, इसकी जब हम बात करते हैं तो शुंग वंश का फाउंडर है ये। गुप्त वंश की जब हम बात करते हैं तो गुप्त वंश से संबंधित आपका जो फाउंडर है वो है आपका श्रीगुप्त।
आपका जब हम बात करते हैं कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफिसस है। कुजुल कडफिसस है। कुजुल कडफिसस वो शासक था जिसने जो है सिक्के चलाए थे आपके तांबे के। फिर भीम कडफिसस आएगा, भीम कडफिसस सोने के सिक्के चलाएगा। फिर इसके बाद भीम कडफिसस के बाद जो है आएगा कनिष्क, कनिष्क के द्वारा जो है भी सोने के सिक्के चलाए जाएंगे। तो जो कुजुल कडफिसस है, ये कुजुल कडफिसस जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक था, फाउंडर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये है भारत और ये क्षेत्र है आपका कौन सा, उड़ीसा वाला क्षेत्र। इस उड़ीसा वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था कलिंग। क्या कहा जाता था, कलिंग। अब जो कलिंग का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था चेदी वंश। जो चेदी वंश है, इस चेदी वंश का जो फाउंडर था, उस फाउंडर का नाम है महामेघवाहन। क्या नाम है, महामेघवाहन वंश। ठीक है, चेदी वंश का फाउंडर जो है महामेघवाहन है। और महामेघवाहन एक राजा का नाम है, जो पहला राजा है चेदी वंश का, इसलिए इस राजा के नाम पर इसका नाम महामेघवाहन वंश भी रखा गया है। तो ये भी आंसर माना जाएगा, ये भी आंसर माना जाएगा। ठीक है, सातवाहन जो वंश है, इस वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था शिमुख। क्या नाम था, शिमुख। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी एक से अधिक आंसर आ रहे हैं इसके। क्या आ रहे हैं, एक से अधिक आंसर। तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल की जब हम बात करते हैं, देखो एक राजा है जिसका नाम है खारवेल। ये जो खारवेल नामक शासक है, ये आपका महामेघवाहन या जिसको हम कहें चेदी वंश से जुड़ा हुआ है। महामेघवाहन वंश कह दो या चेदी वंश कह दो, इससे जुड़ा हुआ है ये। दूसरा अगर हम ये देखें कि जो खारवेल है, इसका एक अभिलेख है, जिससे इस अभिलेख से इस शासक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख एकमात्र स्रोत है ये जिससे जानकारी प्राप्त होती है कि खारवेल नाम का शासक हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसमें बताया गया है कि खारवेल जो है वो कट्टर जैन मतानुयायी था, जैन धर्म का फॉलोअर था। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का फॉलोअर था। खारवेल के बारे में कहा जाता है कि खारवेल ने आक्रमण किया था जो है मगध पर, और वहाँ से जो है जिन की मूर्ति को ये उठाकर लेकर गया था खारवेल, है ना। क्योंकि उससे पहले महापद्मनंद ने जब आक्रमण किया था तो महापद्मनंद वहाँ से जिन की मूर्ति को उठाकर लेकर आया था। कलिंग में जो है एक तो अशोक ने नहर का निर्माण करवाया था, और दूसरा अगर हम बात करें तो जो है आपका महापद्मनंद ने भी जो है नहर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। तो राजा खारवेल जो है इससे जुड़ा हुआ अभिलेख कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा, जूनागढ़ स्तंभ लेख किससे जुड़ा हुआ है, तो जूनागढ़ को हम हमेशा रुद्रदामन से जोड़ेंगे। शख्स शासक है जिसका नाम है रुद्रदामन, उससे हम जोड़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख को। फिर हम बात करते हैं सारनाथ का अभिलेख जो है वो आपका जुड़ा हुआ है किससे, अशोक से, है ना। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख बात एक ही है। गिरनार अभिलेख कह दो या जूनागढ़ अभिलेख, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र है ना। ध्यान रखिएगा, गुजरात वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। अंग जनपद की राजधानी थी। देखो अंग से कुछ प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया कि 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, है ना। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो अंग था। अंग की राजधानी कहां पर थी, तो चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। अंग की जब हम बात करते हैं तो अंग जो महाजनपद है, सबसे पूर्वी महाजनपद, अंग का जो शासक था उसका क्या नाम था, उसका शासक का नाम था ब्रह्मदत्त, है ना। अंग जो है उसका जो शासक है उसका क्या नाम था, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित किया था किसने, तो आप कहेंगे बिंबिसार ने। अंग को जीतने वाला जो शासक था वो कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग पर कब्जा कर लिया था। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अंग की राजधानी कहां पर, चंपा। रामग्राम की जब बात हो तो आपसे पूछा जाए कि रामग्राम में कौन से लोग रहते थे, तो कोलीय। रामग्राम के कोलीय थे, है ना।
रामग्राम में जो लोग निवास करते थे वो कोलीय लोग थे, ध्यान रखिएगा, कोलीय उनका गोत्र है एक तरीके से। दूसरा अगर हम बात करें, कुंडग्राम में जन्म हुआ था किसका? महावीर स्वामी का। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक। कपिलवस्तु की जब हम बात करते हैं तो कपिलवस्तु जो है यहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो आपका कहां पर? कपिलवस्तु में हुआ है। 8वें प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, ये वाला प्रश्न तो हमने कर लिया ना, क्या? चंपा राजधानी यहाँ की। 8वें प्रश्न पे आ जाओ भाई सभी, बहुत बढ़िया, इनविजिबल आंसर कर रहे हैं, रुखसार खान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई सभी जल्दी जल्दी आंसर करिए बहुत बेहतरीन तरीके से। बरावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? बराबर की पहाड़ियों पर और जो आपकी नागार्जुनी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर जो है आजीवक संप्रदायों के जो संत थे उनके लिए गुफाएं बनाई गई थी। जब हम बात करते हैं गोरखगिरी की, तो गोरखगिरी को विजित करने का कार्य किसने किया था? तो खारवेल ने। किसने? खारवेल ने जो है गोरखगिरी को विजित किया था। अच्छा, राजराज चोल की बात करेंगे तो ये चोल शासक है। और जब हम बात करते हैं राजराज चोल की, तो इसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, ध्यान रखिएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे राजराज प्रथम ने बनवाया था। मिनांडर जो है एक हिंद यवन शासक है, इंडो ग्रीक कह दो या हिंद यवन शासक, इसके बारे में हम बोल सकते हैं मिनांडर, है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश का फाउंडर था, शुंग वंश का फाउंडर था। और इसी के समय जो है भारत पर पहला इंडो ग्रीक आक्रमण या हिंद यवन आक्रमण जो है वो हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? जब बात होती है सिकंदर महान की, सिकंदर महान की, तो सिकंदर महान जो है इसका मूल नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर में भी कौन सा? अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। अलेक्जेंडर द्वितीय जो है ये सिकंदर महान का मूल नाम है। सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो आप कहेंगे फिलिप द्वितीय नाम था, फिलिप द्वितीय या फिलिप सेकंड जिसको हम बोल सकते हैं। और वहाँ एक रियासत हुआ करती थी मकदूनिया, उस मकदूनिया का ये शासक था। इसने विश्व विजय का सपना जो है वो सजा रखा था, उसी वजह से ये विश्व विजय के अभियान पर निकला था। और भारत में जब ये आया है तो भारत में ये ब्यास नदी के तट से लौट कर जाएगा, है ना, क्योंकि ब्यास नदी के से आगे बढ़ने से जो है वो सिकंदर महान की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि ब्यास नदी के आगे घनानंद का साम्राज्य जो है वो था, नंद वंश का साम्राज्य था। और सेना डर गई थी काफ़ी, क्योंकि छोटे छोटे कबीलों ने सिकंदर की सेना की हालत ख़राब कर दी थी, और हालत ख़राब होने के कारण जो है वो मामला बिगड़ गया था, ठीक है ना। चलिए, तो घनानंद की जब हम बात करते हैं तो घनानंद जो है वो सिकंदर के समकालीन रहा है, ठीक है। महापद्म नंद जो है ये नंद वंश का फाउंडर था। किसका? नंद वंश का फाउंडर था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का फाउंडर रहा है। मौर्य वंश का जो फाउंडर था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, हूण राजा तोरमाड़ किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत पर जो हूण आक्रमण है, ये हूण आक्रमण आपके गुप्त काल में सबसे ज़्यादा हुए हैं। गुप्त काल में हूण एक विदेशी जाति मान लो आप, और इस विदेशी जाति के द्वारा जो है वो भारत पर बार बार आक्रमण हुए हैं। स्कंदगुप्त के समय में बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं और स्कंदगुप्त ने इनको पराजित भी किया है। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूण जो है वो भारत में अंदर की तरफ घुसते आएंगे और काफ़ी सारे बड़े क्षेत्र पर जो है इनके द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन एक शासक है जिसका नाम है प्रकाश धर्मन, इसने जो है हूण राजा तोरमाड़ को पराजित किया था। हूण राजा तोरमाड़ को पराजित करने का काम किसने किया है? प्रकाश धर्मन ने किया है। फिर हम बात करते हैं सैंड्रो कोट्स। देखो, दो नामों की हम बात करेंगे। एक नाम है आपका सैंड्रो कोट्स और दूसरा नाम है एंड्रो कोट्स।
सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स दो नाम हैं। अब हम यहां पर बात करें कि जो एंड्रोकोट्स है, इस नाम का यूज किसने किया है, तो एरियन नाम का विद्वान और प्लूटार्क जो नाम का विद्वान है, इन्होंने एंड्रोकोट्स नाम का यूज किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सेंड्रोकोट्स का यूज किसने किया है, तो एक विद्वान है जिसका नाम है विलियम जोन्स। कौन है, विलियम जोन्स। और इसके अलावा एक विद्वान और है विलियम जोन्स के अलावा, जिसका नाम था जस्टिन। क्या नाम था, जस्टिन नाम का एक इतिहासकार है। इसके द्वारा जो है वो सेंड्रोकोट्स नाम का विवरण जो है वो दिया गया है। तो यहां से सेंड्रोकोट्स, तो सेंड्रोकोट्स में क्या आंसर आ जाएगा आपका, विलियम जोन्स। क्या नाम आ जाएगा, विलियम जोन्स जो है वो नाम आ जाएगा। इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं, उन्हीं से संबंधित आपका प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। प्रियंका कुमारी, स्टाइलिश डिजाइन, नवीन कुमार, बहुत बढ़िया, अविरल, ठीक है ठीक है, आंसर करिए सभी। देखो सीधा सा मेरा ये मानना है कि जितनी गलतियां करनी है वो सारी गलतियां यूट्यूब पे कर लें आप। एग्जाम में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई। अगर एग्जाम में गलती हो गई ना तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी जाएगी, क्योंकि आप इस बार एग्जाम ये मानकर दीजिए कि ये हमारे जीवन का अंतिम एग्जाम है, इसमें हम सिलेक्शन ले लेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। और नॉर्मल सी बात है, जब वो वर्दी पहनते हो ना तो उस वर्दी में आपका जो रूप है वो शेर की तरह दिखता है। वो शेर बनना है कि कीचड़ का कीड़ा बनना है। कीचड़ का कीड़ा अगर बनना हो तो फिर क्या है, उसके लिए तो आराम से पड़े रहो, मेहनत मत करो। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ शानदार करना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और समय ऐसा नहीं होता है कि सर हमारे पास समय बचता नहीं है, हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं, ये सब एक्सक्यूज होते हैं, बहानेबाजी होती है। अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, आपका मन है उसको करने का, तो आप उसके लिए समय कहीं ना कहीं से निकाल लोगे, है ना। तो बिल्कुल चलिए, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई। साम्राज्य, देखो साम्राज्य का मतलब है यानी एक तरीके से बड़ा क्षेत्र। भाई साम्राज्य का प्रमुख कौन, सम्राट। अब यहां पर बात हो रही है पहला साम्राज्य किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही तो स्टार्ट किया है। भाई क्या लिखता है प्लिनी, प्लूटार्क क्या लिखते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर, 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा अगर हम बात करें, अशोक का वह नाम बताइए जो अभिलेखों में उल्लिखित है। तो अभिलेखों में जो नाम अशोक का लिखा गया है वो है देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है ना। देवानाम प्रियदर्शी जो है अशोक का नाम है। और फिर हम बात करते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहां पर, कश्मीर, कश्मीर का भी कौन सा, कुंडल वन। कहां पर, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति का। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य का नाम दिया जाता है, ये समुद्रगुप्त का बेटा है। समुद्रगुप्त के 2 बेटे माने जाते हैं, एक रामगुप्त और दूसरा विक्रमादित्य। रामगुप्त जो है वो बड़ा कायर था, उसने अपनी पत्नी का सौदा कर दिया था एक शख्स शासक के साथ, जिसकी वजह से जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने रामगुप्त को मार दिया और बड़े भाई की विधवा से विवाह किया और खुद शासक बना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से ये शासक बना था। भारत में ये शासक जो है वो न्याय के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए, न्याय के लिए। भारत में न्यायप्रिय शासक के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय की छवि जो है वो सर्वोपरि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 72वीं बीपीएससी के लिए जो है हमारे द्वारा एक फाउंडेशन बैच जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हमारी टीम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी जो है वो करवाएगी। और ये बैच 11 अगस्त से लॉन्च होने जा रहा है। हालांकि इसमें एडमिशन अभी से स्टार्ट हो गए हैं। पहले 1000 एडमिशन के लिए जो है वो इसमें फीस बहुत कम रखी गई है, लेकिन जैसे ही 1000 एडमिशन कंप्लीट होंगे फिर फीस जो है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी, है ना। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का भवन किसका बना हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का भवन लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है वो कहाँ से मिला है? तो पाटलिपुत्र में ही एक गांव है जिसका नाम है कुम्हरार। कुम्हरार नामक जो गांव है, इस गांव से जो है ये भवन मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि अशोक का जो नाम मिलता है वो क्या है? देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी जो है ये अशोक का नाम है। और कितने अभिलेखों में अशोक का नाम का वर्णन जो है वो किया गया है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक के नामों का वर्णन किया गया है। मौस्की अभिलेख, एक अभिलेख है जिसका नाम है ओडे गोलम अभिलेख, फिर एक अभिलेख है जिसका नाम है आपका मौस्की हो गया, ओडे गोलम हो गया, एक अभिलेख है जिसका नाम है गुर्जरा अभिलेख, एक अभिलेख है जिसका नाम है नेट्टूर अभिलेख, है ना। तो नेट्टूर अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, उड़े गोलम अभिलेख और मौस्की अभिलेख, इन चारों अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी जो है वो बताया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। और ये मेरे भाई ये तो रट लेना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी किस अभिलेख में मिलता है। तो ये अभिलेख 4 हैं, इनकी ट्रिक भी याद कर लेना आप। MGNU मगनू, ट्रिक याद कर लेना। MGNU, M फॉर मॉस्की, G फॉर गुर्जरा, N फॉर नेट्टूर, U फॉर उड़े गोलम। ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको आसानी से, है ना। चलिए, देवानाम प्रियदर्शी नाम मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, बृहद्रथ की हम बात करते हैं। तो बृहद्रथ जो है ये अंतिम शासक है मौर्य वंश का। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन? तो आप कहेंगे कि बृहद्रथ है। जब बात बिंदुसार की आती है तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और बिंदुसार जो है इसको अमित्र घात, ठीक है, नाम से जो है वो जाना गया है, अमित्र घात इसको बोला गया है। बिंदुसार जो है इसने सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की डिमांड की थी। एक जो है मीठी मदिरा, सूखा अंजीर, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर, और अगर हम बात करें तो जो है एक दार्शनिक, है ना। लेकिन जो सीरिया का शासक था उसने मीठी मदिरा भेजी थी, सूखा अंजीर भेजा था, दार्शनिक भेजने के लिए मना कर दिया था। क्योंकि सीरिया के शासक ने, एंटीओकस ने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक को किसी अन्य देश में भेजा जाना पाप माना जाता है, इसलिए हम दार्शनिक नहीं भेज सकते हैं, है ना। ऐसा बोला था उसने, जो है सीरिया के शासक एंटीओकस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय, ये दक्कन की विजय का मतलब है सीधा सीधा दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण भारत को विजित करने का कार्य किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को जो है विजित किया था। केवल और केवल किसको? अगर आप देखें तो केरल प्लस तमिलनाडु के क्षेत्र को छोड़कर, केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसको नहीं जीता था इसने, है ना। इसके अलावा कलिंग का क्षेत्र नहीं जीता था। कलिंग, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र को जो है छोड़कर लगभग समस्त भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है 3 छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे उस समय, 3 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य। वहीं अगर हम बात करें तो कलिंग जो है यहाँ पर चेदी वंश का शासन चलता था। कलिंग को जीतने वाला जो शासक था उसका नाम था अशोक, है ना। क्या नाम था? अशोक। 13वें शिलालेख से इसका वर्णन भी मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन, जिसमें लगभग 1 लाख लोग जो है वो मारे गए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो अशोक है, इस अशोक के जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों की भाषा कौन सी है? मान लो प्रश्न ऐसे पूछा गया तो अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत। और लिपि कौन सी? तो लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी के अलावा जो है वो खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि, अन्य लिपियों में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं, है ना। कुल 14 अभिलेख इसके प्राप्त होते हैं। कितने स्थानों से? तो 8 स्थानों से 14 अभिलेख इसके मिले हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो बिंदुसार और कुणाल ये भी मौर्य वंश के ही शासक हैं।
बिंदुसार, जिसके बारे में ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अमित्र घात कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 14वां प्रश्न, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है आपका 15वां प्रश्न। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस में हुआ है भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है वो आपका हुआ है किसमें? मुद्रा राक्षस में। एक ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? तो विशाख दत्त का है। वहीं अगर हम बात करें भास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। क्या नाम है? स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता जो है भास का ग्रंथ है। अश्वघोष ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित, है ना, बुद्ध चरित किसकी किताब है? अच्छा, इसके अलावा एक किताब है मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम किसकी है? शूद्रक की किताब है। तो मृक्षकटिकम शूद्रक की, भास की किताब है स्वप्न वासव दत्ता, विशाख दत्त की किताब है मुद्रा राक्षस, अश्वघोष की किताब है जो है बुद्ध चरित। तो विशाख दत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, इससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी का ये प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका है, ये समस्त ऐसे स्रोत हैं जिनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मौर्य काल के बारे में जानकारी आपकी एक और किताब से मिलती है, कलहड़ की राजतरंगिणी, है ना, राजतरंगिणी एक किताब है, कलहड़ उसका लेखक है। चलिए, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखो, कौटिल्य की पुस्तक की जब हम बात करेंगे, कौटिल्य की पुस्तक की जब हम बात करेंगे तो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब नाम को देखकर ऐसा लगता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, नहीं, लेकिन ये राजनीति से रिलेटेड है। जैसे राजा को कैसा होना चाहिए, राजा का प्रशासन किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के अधिकारी कौन कौन होने चाहिए, राजा की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों पर बात जो है वो इसमें कही गई है। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, है ना, मतलब शासन किस प्रकार से चलाया जाए, विदेश नीति, इसमें एक सिद्धांत दिया गया है मंडल सिद्धांत। और मंडल सिद्धांत जो है वो ये कहता है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये कहता है कि पड़ोसी स्वाभाविक शत्रु होता है। यानी अगर आपका कोई पड़ोसी है तो वो आपका शत्रु है, चाहे आप उसको मानो या ना मानो, लेकिन वो है आपका शत्रु, आपका उससे हमेशा कंपटीशन रहेगा, है ना। तो ये इसमें एक से ज़्यादा आंसर बन रहे हैं, तो इसका मतलब उपयुक्त में एक से अधिक आंसर बनेंगे तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया। किस पे? राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अच्छा, कभी कभी कौटिल्य के नाम से प्रश्न पूछ लेता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य कह दो, विष्णुगुप्त कह दो या चाणक्य कह दो, इन सब की हम बात करते हैं। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जो है ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? राजनीतिक पहलू से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना, राजनीतिक पहलू से जो है जुड़ा हुआ है आपका। इसकी किताब है क्या? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत सारे प्रमुख अधिकारियों की जो है वो बात हुई है। प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। इसके अलावा बहुत सारे अध्यक्ष होते थे। क्या होते थे? अध्यक्ष। कोई बता सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ नामक अधिकारी थे और कितने अध्यक्ष थे? क्या उनकी संख्या 18 और 26 थी? तीर्थ नामक जो अधिकारी थे क्या वो 26 थे? अध्यक्ष 18 हुआ करते थे, या 26 और 18 थे, या 18 और 26 थे? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बात करते हैं। मेगास्थनीज है कौन? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिकंदर है, जब ये सिकंदर व्यास नदी से लौटा था तो इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो जो वर्तमान जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, उस अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर यह शासन कर रहा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध लड़ा गया है। लगभग 305 बीसी के आसपास की घटना है ये।
और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि सेल्यूकस निकेटर घबरा गया, उसको ऐसा लगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मुझे मार देगा। तो सेल्यूकस निकेटर ने तुरंत एक प्रस्ताव जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रखा कि भाई मेरी जान बख्श दो और मेरी पुत्री है, उस पुत्री का नाम है हेलेना, उस हेलेना से आप विवाह कर लो। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इसके लिए एग्री हो गया था और उसने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। ये ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, ऐतिहासिक रूप से तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है ये, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह किया है। अब नॉर्मल सी बात है, सेल्यूकस निकेटर का दामाद कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने और संबंधों को बेहतर करने के लिए जो है अपना राजदूत, जिसका नाम था क्या, मेगस्थनीज, उसको भारत भेजा था। इस मेगस्थनीज नामक व्यक्ति ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका किताब जो है वो कहीं मिली नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि ये किताब जो है वो गल गई, खत्म हो गई। लेकिन बहुत सारे लेखकों ने, मतलब इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोगों ने वर्णन किए हैं तो बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा मिलता है कि मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में ऐसा लिखा। इसका मतलब ये मान ले कई सारी बुक में ऐसा लिखा मिला है, तो इससे ये पता चलता है कि मेगस्थनीज भी था और इंडिका नामक जो पुस्तक थी वो भी थी, लेकिन इंडिका नामक जो पुस्तक है वो मिली नहीं है। तो मेगस्थनीज का दूत कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस जो है आपका, मेगस्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सिकंदर का सेनापति कौन है, प्रश्न ऐसे पूछा जाए तो सेल्यूकस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर है, चाहे हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी, सिकंदर की, ये सब यूनान के लोग हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगस्थनीज ये कहता है कि भारतीय समाज जो है वो 7 श्रेणियों में विभाजित था। जैसे मान लो उसने कहा कि दार्शनिक है ना, कृषक है, योद्धा है, ठीक है, शिक्षक है, ऐसे उसने कई सारी कैटेगरी जो है वो बताई थी। लेकिन मेगस्थनीज के बारे में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है। मेगस्थनीज क्या कहता था? मेगस्थनीज ये कहता है कि भारतीय समाज में दास नहीं होते थे, भारतीय समाज में दास नहीं होते थे, दास नहीं होते थे। लेकिन कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में ये लिखता है कि नहीं, दास होते हैं। इसका मतलब मौर्य काल में दासों की कंडीशन थोड़ी बेहतर रही होगी, और दासों की कंडीशन अगर बेहतर है तो ऐसी स्थिति में मेगस्थनीज जब भारत में रहा तो इसको फील ही नहीं हुआ होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति दास है। इस प्रकार का भी दास हो सकता है। इस वजह से जो है इसने दास प्रथा का जो है वो उल्लेख नहीं किया है, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। तो 7 प्रकार की जो है जातियों की बात करता है ये। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है वो इंडिका में किया गया है। देखो, मैंने आपको बताया कि मेगस्थनीज है, और इस मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, है ना। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और इस पुस्तक में इसने लिखा है कि 5 समितियां जो हैं वो प्रशासन चलाती थी, कहाँ का? पाटलिपुत्र का। हर एक समिति में 6 सदस्य होते थे। इसका मतलब टोटल 30 सदस्य जो है वो मिलकर पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन चलाते थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंडिका में जो है वो वर्णन हुआ है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की पुस्तक है। वहीं अगर हम बात करते हैं दिव्यावदान, ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। अशोक भी बौद्ध धर्मानुयायी था। वैसे अशोक के बारे में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक शुरुआत में शैव धर्म को मानता था, भगवान भोलेनाथ का उपासक था, शिव का उपासक था, शैव धर्म को मानता था। लेकिन जब ये कलिंग युद्ध से दुखी हो गया था तो उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अहिंसा के मार्ग पर ये चल पड़ा था। तो शुरुआत में शैव मतानुयायी था अशोक, और बाद में ये बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21वां प्रश्न। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। देखो, पश्चिम भारत की जब बात होती है तो पश्चिम भारत के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा कि गुजरात में प्रभाव है कि नहीं है। कहाँ पर प्रभाव है कि नहीं है? गुजरात में प्रभाव है कि नहीं शासक का, वो देखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आपने देखा कि कलिंग
कलिंग अभिलेख तो आपका जुड़ा हुआ है किससे? उड़ीसा से। तो ये तो पूर्वी भारत पर प्रभाव को दिखाता है। अशोक का जो गिरनार अभिलेख है, गिरनार अभिलेख ये आपका क्या है? ये गिरनार अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपका जुड़ा हुआ है किससे? गुजरात से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अच्छा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये आपका जो है, इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, देखो गिरनार अभिलेख में तो केवल अशोक का वर्णन है, किसका? अशोक का। लेकिन हमें ऐसा अभिलेख चाहिए भाई, अगर मान लो प्रश्न ये होता कि किस अभिलेख से यह पता चलता है कि मौर्य वंश का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो ये वाला और ये वाला दोनों आंसर हो जाते। लेकिन हमें वो अभिलेख ढूंढना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया हो। तो जो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल को आदेश दिया था यहां पर एक झील बनवाने के लिए जिसका नाम था सुदर्शन झील। और जो सुदर्शन झील है, ये सुदर्शन झील जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गवर्नर था, उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है गवर्नर हुआ करता था सौराष्ट्र प्रांत का, गुजरात क्षेत्र का पुष्यगुप्त। इसी ने जो है वो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? कलिंग विजय का वर्णन जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख जो है वो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अभिलेख, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? तो 13वां शिलालेख ही था। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है अशोक का? तो 13वां जो शिलालेख है इसमें यह कहा गया है कि कलिंग युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख लोग जो है वो मारे गए थे, जिसकी वजह से अशोक दुखी हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है, इनमें से किसी में नहीं है। मौस्की अभिलेख, मौस्की और गुर्जरा, ये ध्यान रखिएगा, ये मौस्की और गुर्जरा ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र हैं। जब हम बात करते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन शक शासक हुआ करता था, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो आपका कलिंग का एक राजा है जिसका नाम है खारवेल। इसके बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। 23वां प्रश्न क्या कहता है भाई? चलिए, प्रियंका कुमारी, जिया, कविता कुमारी, बहुत बढ़िया, कन्हैया कुमार, ज्योति कुमारी, चलिए करिए करिए भाई आंसर। मिथिलेश कुमार, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी बेहतरीन तरीके से। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? बीपीएससी 1997-98 में ये प्रश्न पूछा गया था और अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था कौन सा क्षेत्र? तो अफगानिस्तान था, बिहार था, बिहार तो नॉर्मल सी बात है, मगध से तो शासन ही कर रहा था। कलिंग, अशोक ने कलिंग को भी जीत लिया था, श्रीलंका को नहीं जीता था। अशोक ने श्रीलंका को नहीं जीता था, बल्कि श्रीलंका में तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था और अपनी पुत्री को भी भेजा था। पुत्री का नाम था संघमित्रा, है ना। पुत्र जो है, पुत्र को भी भेजा है और पुत्री को भी भेजा। तो अशोक जो है इसने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उस पर आते हैं भाई। 24वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पाटलिपुत्र है उस पाटलिपुत्र के नज़दीक ही, शहर के नज़दीक एक गांव है। उस गांव का नाम है वर्तमान समय कुम्हरार। उस कुम्हरार नामक गांव से जो है एक महल मिला है और वो महल लकड़ी का बना हुआ है। इसका मतलब मौर्य काल में ज़्यादातर जो भवन होते थे वो लकड़ियों से बने होते थे। अब लकड़ियों के भवन हैं तो नॉर्मल सी बात है कि भवन के अंदर अगर आप खाना बना रहे हैं तो आग जलाएंगे। आग अगर जलाएंगे तो आग लगने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि भवन किसका है? लकड़ी का है। इसीलिए मौर्य काल में राष्ट्रीय संकट किसे माना जाता था? तो मौर्य काल में राष्ट्रीय संकट आग को माना जाता था। किसको? मौर्य काल में राष्ट्रीय संकट आग को माना जाता था, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है वो किसका है? लकड़ी का बना हुआ है। बिहार के कुम्हरार नामक गाँव से इस महल के बारे में, कुम्हरार नामक गांव से इस महल के बारे में जो है वो जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मौस्की का लघु स्तंभ, रुम्मदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भब्रू। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है कि मैं मगध का सम्राट हूं। ऐसा बताया है किस अभिलेख में? तो उस अभिलेख का नाम है जिसको हम बोलते हैं भाब्रू अभिलेख, या इसको बैराट अभिलेख भी बोलते हैं। भाब्रू या बैराट अभिलेख किस क्षेत्र से मिला है? तो राजस्थान। भाब्रू या बैराट जो है ये राजस्थान के क्षेत्र से प्राप्त होने वाला एक अभिलेख है। मौस्की अभिलेख मैंने आपको बताया, मौस्की और आपका जो गुर्जरा अभिलेख है वो आपका जुड़ा हुआ है किससे? कर्नाटक वाले क्षेत्र से, ठीक है। ऐसे ही जो है आपका रुम्मदेई अभिलेख है, ठीक है। इसके अलावा रानी का अभिलेख जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अशोक की रानी जिसका नाम था कारुवाकी, उसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसका आंसर टिक कर लो, कौन सा? भब्रू अभिलेख, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26वां प्रश्न। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? देखो, अशोक धम्म क्यों लाया? आपको ऐसा लगता है कि अशोक जैसा शासक जो है वो कलिंग युद्ध को देखकर दुखी हो सकता है? तो ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन अशोक ने अहिंसा का पाठ जो है वो क्यों पढ़ा, अहिंसा की नीति जो है वो क्यों लागू की? क्योंकि जब उसने कलिंग को जीत लिया था तो लगभग समस्त भारत उसके अंडर में था। भारत तो छोड़ो, आज का वर्तमान का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, ईरान तक सीमा जो है वो टच कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में अशोक को ये समझ में आ गया था कि अगर इतने बड़े क्षेत्र पर अगर शासन व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ रूप से कायम करनी है तो इसके लिए तलवार का सहारा नहीं लिया जा सकता। तलवार के दम पे हम लोगों को दबाकर नहीं रख सकते। जैसे ही तलवार की ताकत कमजोर होगी वैसे ही लोग विद्रोह होना स्टार्ट कर देंगे, विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे और साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। इसीलिए वो अहिंसा का पाठ लेकर आया है। इसीलिए उसने कहा है, वो नैतिकता का पाठ लोगों को पढ़ाना चाहता है। वो लोगों को सिखा रहा है, अपने से बड़ों का सम्मान करें, राजा का सम्मान करें, है ना, क्या क्या लोगों के नैतिक जिम्मेदारी है वो करना चाहिए। इसीलिए तो क्या कहता है अशोक? अशोक कहता है कि चू धम्मे, प्राकृत भाषा में कहता है वो कि धम्म क्या है, फिर उसी का खुद आंसर देता है। धम्म के बारे में उसने विवरण दिया है। वो कहता है अपासा नशे वह वयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, ऐसा कहता है जो है अशोक। इसका मतलब अपनों से बड़ों का सम्मान करना, दान देना, ठीक है। इसके अलावा धन संचय जो है वो करना, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो है वो बताता है कि क्या क्या जो है वो करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, ये सारी बातें जो है अशोक के अभिलेखों में बताई गई हैं। इसका मतलब उपयुक्त में एक से अधिक जो है वो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक से अधिक जो है वो इसका आंसर होगा। 27वां, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है ना, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक। और जब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के जो है सबसे छोटे पुत्र थे, है ना। इसके अलावा बिंदुसार के और भी कई सारे पुत्र थे और एक क्षेत्र था वहाँ का ये गवर्नर हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अवंती कह दो या उज्जैनी, है ना, अवंती या उज्जैनी के जो गवर्नर थे वो कौन थे? अशोक। तो अशोक को बिंदुसार ने अवंती या उज्जैनी का गवर्नर बनाया था। और तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था बिंदुसार के समय में, और जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले एक बड़े पुत्र को भेजा था, लेकिन वो इस विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाया। फिर भेजा अशोक को। अशोक जब गया तक्षशिला गांधार वाले क्षेत्र में, उसने विद्रोह को तुरंत समाप्त कर दिया। तो बिंदुसार ये समझ गया था कि इसमें शासक बनने के गुण जो हैं वो विद्यमान हैं, और इसी वजह से जब बिंदुसार की मृत्यु 272 में हो जाएगी तो लगभग 3 से 4 साल जो है वो सभी भाइयों के बीच में संघर्ष चलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है वो शासक बना, है ना। चलिए 28वां, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। मैंने आपको बताया है कि देखो, पाली भाषा की जब बात होती है तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली। जब प्रश्न आपसे पूछा जाए
मौर्य काल में ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा कौन सी थी? तो मौर्य काल की राजभाषा और इसके अलावा जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सातवाहन काल में जो है वो प्राकृत भाषा चलती थी, सातवाहन काल में, ध्यान रखिएगा। संस्कृत जो है वो वैदिक काल की भाषा मानी गई है। किसकी? वैदिक काल की भाषा जो है वो मानी गई है संस्कृत। गुप्त काल के बाद, है ना, पूर्व मध्य काल और आपका मध्यकाल की शुरुआती दौर जो है उस समय हिंदी का विकास जो है वो होगा 1000 ईस्वी के आसपास जो है, या हम ये कहें 800 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के बाद से हिंदी का विकास जो है वो भारत में बहुत तेज गति से हुआ है। तो अशोक के शिलालेखों की भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक, कई सारी लिपियां थी। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं उन पर ब्राह्मी लिपि है, इसके अलावा आरमाइक लिपि है, ब्राह्मी है, आरमाइक है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, आरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ठीक है। ये सारी लिपियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं किससे? अशोक के अभिलेखों से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। पाली लिपि नहीं है, भाषा है। संस्कृत लिपि नहीं है, भाषा है, ध्यान रखिएगा। तो लिपि इनमें ब्राह्मी है केवल, तो लिपि की बात हो रही है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? देखो जैसे अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हम कह रहे हैं लेफ्ट और ये हो गया राइट। जब हम लिख रहे हैं, मान लो मैं ऐसे लिखा हूं तो इधर से लेफ्ट से राइट लिख रहा हूं। अब मान लो उल्टा लिखें, इधर से इधर से इधर से इधर से उल्टा लिखें इसको। अगर आप उल्टा लिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो लिपि आपकी दाईं से बाईं ओर मानी जाएगी। कौन सी? तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ध्यान रखिएगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? वही प्रश्न है, दाईं से बाईं जो है वो कौन सी? खरोष्टी लिपि, सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया। देखो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, इन अभिलेखों की जब हम बात करते हैं तो इससे प्रमुख तौर पर शुरुआती दौर में दो लोग जुड़े हुए हैं। कौन कौन? एक है टी फैन थेलर, टी फैन थेलर, टी फैन थेलर, और दूसरा अगर हम बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप। टी फैन थेलर और जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था, पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो है, इस अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। लेकिन प्रश्न ये पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को खोज किसने की थी? तो अशोक के अभिलेखों की खोज करने का कार्य किया था टी फैन थेलर के द्वारा। अंग्रेज हैं ये। तो टी फैन थेलर ने जो है अशोक के अभिलेखों की खोज की है, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किया था। सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा गया था उसका नाम था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, है ना, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अब वही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? 1837 में। 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का कार्य जो है वो किया है किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, रिपीटेशन है बार बार। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया है? देखो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है उदयन। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला जो शासक है वो कौन था? उदयन। लेकिन उदयन ऑप्शन में नहीं है। अब इसका मतलब हमें 4 ऑप्शन में से चुनना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अशोक इसके बाद का है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का, वो भी इसके बाद का है। कनिष्क। अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि इन चारों शासकों को सीक्वेंस में लगाओ समय के हिसाब से, तो सबसे पहले आप लगाओगे ए, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले का है, उसके बाद का है बी, उसके बाद का है डी, और सबसे लास्ट का है सी।
क्योंकि मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद का जो काल है उसमें कनिष्क आता है, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है, गुप्त काल में आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो सी बाद में आएगा। ए बी डी सी अगर इनको सीक्वेंस में लगाने वाला प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे ए बी डी सी इसका आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? मौर्य वंश के अंतिम शासक पे अभी अभी हमने बात की थी, कौन? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी भाई? तो बृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति है, जो कि सेनापति है बृहद्रथ का, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि के द्वारा योग पर महाभाष्य लिखा गया है ना, योग पर महाभाष्य लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। पतंजलि ने योग पर महाभाष्य लिखा है। योग के प्रवर्तक जो है वो पतंजलि ही माने जाते हैं, पतंजलि एक ऋषि हैं। वहीं अगर हम बात करें समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनोखा साम्राज्यवादी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को काच कहा जाता है। क्या कहते हैं? काच। समुद्रगुप्त को धरणीबंद कहा जाता है, धरणीबंद। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। तो समुद्रगुप्त के कई नाम मिलते हैं, अनोखा साम्राज्यवादी, भारत का नेपोलियन, काच, धरणीबंद, कविराज, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे नाम जो है वो मिलते हैं समुद्रगुप्त के। जो अशोक है, इस अशोक के बारे में जो है वो ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने शासक बनने के जो है 10वें वर्ष और शासक बनने के 20वें वर्ष, है ना, अशोक ने शासक बनने के 10वें वर्ष में बौद्ध स्थल की यात्रा की है और 20वें वर्ष में भी बौद्ध स्थल की यात्रा की है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो है 20वें वर्ष में गया है जन्म स्थान लुम्बिनी, और 10वें वर्ष में जो है वो ज्ञान प्राप्ति के स्थान बोध गया की यात्रा जो है वो अशोक ने की थी, ध्यान रखना है। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक प्रश्न को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच रही है उसको एक रफ में नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, जिससे आपका जो एग्ज़ाम के समय पे आप उसको एक सरसरी निगाह से देख कर जाएंगे तो इससे क्या होगा, क्विक रिवीजन जो है, वैसे तो हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए कर रखी हैं, क्विक रिवीजन सब कुछ। लास्ट में एक हम थ्योरेटिकल क्लास भी दे देंगे आप लोगों को, जो है जुड़ी हुई होगी वो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से एक एक क्लास देंगे सब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था भाई? अंतिम मौर्य सम्राट अभी अभी हमने बात की, कौन है? बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ है। बृहद्रथ की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कब, अच्छा बृहद्रथ की हत्या कब की है? 184 BC में, 184 BC में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग। भारत पर पहला हिंद यवन आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर पहला हिंद यवन आक्रमण जो है वो आपका कब हुआ था? तो भारत पर पहला हिंद यवन आक्रमण जो है वो आपका हुआ था हिंद यवन आक्रमण भारत पर पहला हिंद यवन आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने हालांकि इंडो ग्रीक्स को, हिंद यवन को भारत से भगा दिया था। इसका एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र को ये जिम्मेदारी दी थी कि जाओ हिंद यवनों के आक्रमण को रोको, और अग्निमित्र सेना लेकर गया था और हिंद यवनों को इसने भारत से बाहर भगा दिया था, इंडो ग्रीक्स को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 37वां प्रश्न क्या कहता है? बड़ा प्यारा प्रश्न है ना। और वो किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, किसी ने क्या मतलब एक जो है शायर हुए हैं सत्येंद्र सर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, और कर ले अपनी मेहनत पर भरोसा, मरुस्थल में भी जल होगा। तो जब आप मेहनत करते हैं, जब आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 महीने अगर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है ना, तो फिर आपके सपने भी उतने बड़े नहीं होने चाहिए। आप सपने जितने बड़े देख रहे हैं,
मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर सपने भी अपने छोटे कर लो। सपने अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो आप अपनी मेहनत को भी उससे ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। सपने जितने बड़े, मेहनत उतनी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है। देखो, अशोक की नीतियों के बारे में ऐसा बोला गया है कि अशोक ने जो नीतियां बनाई थी उन नीतियों के आर्थिक परिणाम ऐसे रहे जिसकी वजह से अशोक के तुरंत पश्चात, जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके पश्चात जो है वो मौर्य साम्राज्य का बहुत जल्दी ही विघटन हो गया। ऐसा कौन मानता है, तो इस पर जो है वो रोमिला थापर ने जो है वो पूरा रिसर्च किया हुआ है। रोमिला थापर जो है इन्होंने इस मत को दिया है। तो रोमिला थापर का नाम ध्यान रखिएगा, यानी मौर्य काल पर रिसर्च इन्होंने की है रोमिला थापर। आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में, ये तो प्रश्न कल भी हमने करवाया था। आजीवक संप्रदाय की बात हो रही है। आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था, मक्खली पुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय का जो प्रवर्तक था उसका नाम था मक्खली पुत्र गौसाल। थारू एक जनजाति है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के अंतर्गत कुल 24 तीर्थंकरों की संकल्पना जो है वो बताई गई है। जैन धर्म के साहित्य को पूर्व या अगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। बाद में जो साहित्य लिखा गया था वो उपांग साहित्य के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। देखो, जब प्रश्न आपसे पूछा जाए मौर्य काल में शिक्षा का जो है, तो आप मौर्य काल में बताएंगे किसको, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये उस समय भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। भारत क्या, पूरे विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी आप मान के चलिएगा तक्षशिला को। और गुप्त काल में एक और यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी जिसका नाम था बल्लभी यूनिवर्सिटी। तो भारत में ये 3 यूनिवर्सिटी बड़ी फेमस रही हैं। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है और बल्लभी गुजरात में है। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है ये, इसमें आपका बौद्ध धर्म का प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। नालंदा यूनिवर्सिटी पर बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। बल्लभी यूनिवर्सिटी पर जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। किसका, जैन का। तो ये 3 यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख यूनिवर्सिटी जो है वो रही है। तो मौर्य काल की जब बात हो रही है तो मौर्य काल में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सबसे प्रमुख मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंतर्गत जो है वो ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। अच्छा, बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था। बिहार के राजा मतलब सीधी सी बात है, बात हो रही है किसकी, मौर्य वंश की, ठीक है, गुप्त वंश की। इन सब ने बिहार से ही तो शासन किया है, मगध से ही तो शासन किया है। मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, इसके अलावा मौर्योत्तर काल में कई सारे वंश हुए हैं जिन्होंने मगध से शासन किया है। तो आपको यहां पर देखना है कि भाई किन किन देशों से जो है वो संबंध रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक है। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जो है वो पता चलेगा कहां से, नालंदा यूनिवर्सिटी से। क्योंकि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी, इस यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने आते थे विदेशों से। क्या छात्र जो है बर्मा से पढ़ने, बर्मा मतलब म्यांमार की बात हो रही है, कंबोडिया की बात हो रही है, थाईलैंड की बात हो रही है, जावा सुमात्रा की बात हो रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उस नालंदा यूनिवर्सिटी का संबंध जो है वो आपका किससे जोड़ा जाता है, तो वो आपका थाईलैंड से। वैसे तो इसमें सारे आंसर होने चाहिए, मुझे जहाँ तक अंदाजा है ना, सारे आंसर इसमें होने चाहिए। क्योंकि आपका थाईलैंड वाला क्षेत्र है, थाईलैंड से ही सटा हुआ है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के भी छात्र जो है, भाई जावा सुमात्रा किसका पार्ट हो गया, इंडोनेशिया का हो गया, है ना। तो इसमें तो लगभग सारे आंसर आ जाने चाहिए। इसमें एक ऑप्शन ई और होना चाहिए था, है ना, इसमें एक ऑप्शन ई और होना चाहिए था। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोगों ने बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो फिनिश कर दिया है। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग।
चलिए भाई, एक मोटिवेशन शायरी, अच्छा मोटिवेशनल शायरी दे दें आपको, हैं? वो मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा है कि तुम जो है बंगाल का सुंदर वन, कि तुम बंगाल का सुंदर वन, मैं राजस्थान का थार प्रिय, तुम जर्मनी की ऑडी और मैं भारत का वैगनार प्रिय, है ना। तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमें इस समय सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो किस पर देना है, पढ़ाई पर, है ना। और पढ़ाई के लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन जो है वो आना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन जितनी जल्दी जल्दी आएगा वो क्या है, परमानेंट होता है। आपके अंदर से ये चीज़ होनी चाहिए कि भाई हम लोगों को कुछ करना है और कुछ बेहतर करना है ना। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर जो है वो जो बीपीएससी आयोग है उसने जावा सुमात्रा माना है ना। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो शार्प लर्निंग टीम है, इस टीम के द्वारा 72वीं जो बीपीएससी है उसके लिए बैच लॉन्च किया गया है, फाउंडेशन बैच। और इस बैच के अंतर्गत आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। इस बैच की खासियत यह है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे दी जाएंगी, जिससे अगर आप बहुत तेज गति से सिलेबस अगर ख़त्म करना चाहें तो ऐसी स्थिति में आप सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है। ये जो बैच है हमारा, इसमें हम बिल्कुल कछुए की चाल से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे जीरो से लेके टॉप तक लेके जाएंगे। आपको हैंड रिटन नोट्स तो आपका क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा ही, इसके अलावा जो है प्रिंटेड नोट्स भी आपको देंगे। बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आपके एप्लीकेशन पे वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। उन टेस्ट सीरीज़ को जब आप लगाएंगे तो उससे भी बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो बहुत सस्ती कीमत पर ये बैच जो है वो लॉन्च किया गया है और शुरुआती 1000 छात्रों के लिए फ़ीस है ये। जब 1000 एडमिशन हो जाएंगे इसमें तो फिर इस फीस को बढ़ा दिया जाएगा। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, जल्दी से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।